विद्यार्थियों, मैं आपका पुनः एक बार अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, कल अपन ने चर्चा की थी ठोस अवस्था की। पहले जो इससे वीडियो अपलोड हुआ था उसके अंदर अपन जो पढ़ रहे हैं वो 9th क्लास का न्यू सिलेबस पढ़ रहे हैं और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है और किताब के अंदर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए और चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर। और अभी पढ़ते हैं द्रव अवस्था। गैस अवस्था हो चुकी है, ध्यान रखना। सॉरी है ना, ठोस अवस्था हो चुकी है। अभी हम पढ़ते हैं द्रव अवस्था। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। देखो, ये वस्तु होती है, जल है, खाना पकाने का तेल है, दूध है, जूस है और शीतल पेय। इनको क्या करना है? एकत्रित करना है। फिर क्या करना है? विभिन्न आकार के बर्तन, विभिन्न आकार के क्या लेने? बर्तन लेने और प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml क्या लगा दें? निशान लगा दें। क्या लगा दें? निशान लगा दें। और इन द्रवों का फर्श पर देने पर क्या होगा? ये जो द्रव होते हैं इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? ये जो द्रव ऊपर दिए गए, जल है, खाना पकाने का तेल है, दूध है, जूस है, शीतल पे, इनको यदि आप फर्श पर डालोगे तो क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तन में क्रमशः एक एक करके डालें। एक एक करके क्या करना है? डालना है। उस पात्र के अंदर सभी को एक एक करके डालना है। क्या प्रत्येक बार आयतन क्या रहता है? समान रहता है। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? नहीं, द्रव का आकार एक समान नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इस द्रव को जिस पात्र के अंदर डालोगे वो उस पात्र के अनुसार अपना क्या करेगा? आकार चेंज कर लेगा। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या ये आसानी से बह जाता है? बिल्कुल आसानी से बह जाता है। प्रेक्षण, इस क्रियाकलाप से प्रेक्षण क्या करेंगे? द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार नहीं होता है, द्रव का कोई आकार निश्चित नहीं होता है, ये अपना आयतन, लेकिन आयतन क्या रहता है? निश्चित रहता है। जैसे मान लो ये 1 लीटर का गिलास है और आपने 1 लीटर जल लिया है, 1 लीटर इसके अंदर डाला है। यहाँ पर 1 मिनट, इसको देखो इस तरह से, जैसे ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है? गिलास। गिलास है, ठीक है। और इधर मान लो मैं लेता हूँ लोटा। क्या लेता हूँ? लोटा। ये मान लो लोटा है। क्या है? लोटा है। अब क्या करूँगा? लोटे के अंदर मान लो 1 लीटर जल है। कितने लीटर जल है? 1 लीटर। अब मैं लोटे से क्या डालूंगा? गिलास के अंदर डालूंगा। अब रहेगा तो पूरा 1 लीटर रहेगा, लेकिन पहले इसका आकार था इस पात्र के जैसा, अब फिर हो गया इस पात्र के जैसा। मतलब आकार कह सकते हो अनिश्चित, आकार कह सकते हो अनिश्चित, लेकिन निश्चित क्या? आयतन। निश्चित क्या? आयतन। तो आप कह सकते हैं कि द्रवों का जो आकार होता है वो क्या रहता है? अनिश्चित रहता है और आयतन क्या रहता है? निश्चित रहता है। देखो आगे, लेकिन आयतन निश्चित होता है, लेकिन इनका जो आयतन होता है वो क्या होता है? लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है और जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। और द्रवों में बहाव होता है, और द्रवों में क्या होता है? बहाव। मतलब द्रव को आप उड़ेलोगे तो वो बहने लगेगा। वो क्या होगा? बहने लगेगा। इनका आकार बदलता है, इनका आकार बदलता है। इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। इसीलिए ये दृढ़ नहीं होते लेकिन ठोस होते हैं। वो उनका आकार बदलता नहीं है तो वो क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। ठोस होते हैं वो क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं, लेकिन तरल नहीं होते। ठोस जो होते हैं वो तरल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। ठोस द्रव का विसरण संभव है। इनका विसरण क्या है? संभव है। और वातावरण की गैसों में विस्तृत होकर जल में घुल जाती है। जल के अंदर क्या हो जाती है? घुल जाती है। और ये गैसें विषयत कौन कौन सी होती हैं? जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जलीय जंतु पौधों के लिए क्या होती है? अनिवार्य होती है 2 गैसें।
एक तो 2 गैस अनिवार्य कौन सी हो गई, एक तो हो गई O2 और एक कौन सी हो गई CO2। ये 2 गैसें उनके लिए क्या होती है, अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं, और सभी जीवधारी होते हैं वो अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। श्वास के लिए कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और बाहर छोड़ते कौन से हैं, CO2। कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं। CO2 क्या छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं। और जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। जलीय जंतु होते हैं, विशेष पॉइंट है कि जलीय जंतु होते हैं वो श्वास कैसे ग्रहण करते हैं, तो जलीय जंतु होते हैं वो जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इस तरह से हम इस सभी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रवों में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण क्या होता है, संभव होता है। जो द्रव होते हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं अपन, द्रव पढ़ रहे हैं, द्रव अवस्था पढ़ रहे हैं। और द्रव अवस्था में क्या होता है कि द्रव जो अवस्था होती है उसके अंदर ठोस है, द्रव है और गैस, तीनों का विसरण क्या है, संभव होता है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण अधिक होता है, मतलब ठोसों के अंदर जो विसरण होता है वो क्या होता है, कम होता है, लेकिन द्रवों के अंदर विसरण क्या होता है, ज़्यादा होता है। और कहोगे किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में, लेकिन द्रव की तुलना में, गैस की तुलना में क्या होता है, कम। तो सबसे अधिक विसरण किस में होगा, गैस में। गैस में जो विसरण होगा वो सबसे क्या होगा, अधिक होगा। इसके लिए हम एक अलग वीडियो लाएंगे जिसके अंदर ठोस, द्रव और गैस तीनों का कंप्लीट अंतर समझेंगे और उसका उदाहरण भी सॉल्व करेंगे। फिर देखो आगे, विसरण की दर अधिक होती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव की अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। इसमें विसरण अधिक क्यों है, क्योंकि जो द्रव होते हैं, द्रव की अवस्था में पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। और ठोस की अपेक्षा द्रवों में रिक्त स्थान क्या होता है, अधिक होता है। ठोसों में रिक्त स्थान कम होता है, उससे कम रिक्त स्थान किस में होता है, द्रवों में, और उससे कम किस में होता है, गैस में। उससे कम किस में होता है, गैस में। जो हम आगे अगला जो अपना जो पेज है वो रहेगा गैस को, क्या रहेगा, गैस। तो आइए देखते हैं गैस क्या होती है। चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि स्कूलें खुलने के ऊपर कोई सांच नहीं है और आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। और पढ़ाई जारी रखने के लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखो, आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है, बहुत सारे गुब्बारों के अंदर हवा भरता है। अब आपने ये तो देखा ही होगा, और उससे पता लगाइए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है, और उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है, और उससे पूछना है कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। देखो, एक क्रियाकलाप करते हैं। पहला पॉइंट, 100 ml की 3 सिरिंज लें। 100 ml के 3 क्या लेनी है, सिरिंज, मतलब इंजेक्शन होते हैं ना, वो लेने। और उसके सिरे को रबर की कॉर्क से बंद कर दीजिए। और उसके सिरे, एक रबर आता है, उस रबर की कॉर्क से क्या कर देना है, एक सिरे को क्या कर देना है, बंद कर देना है। जैसा कि चित्र 1.4 में, जैसा कि चित्र कौन सा है, 1.4 है, नीचे दिया गया होगा, ये रहा, ये वाला जो चित्र है ना, दिख रहा होगा अच्छे से, ये चित्र 1.4। फिर क्या है, सभी सिरिंज के पिस्टन को हटा लें, और सभी सिरिंज है उनके जो पीछे का जो पिस्टन होता है उसको क्या कर लेना है, हटा लेना है। हटा लेना है। फिर पहली सिरिंज में हवा रहने दें। फिर पहली सिरिंज होती है उसके अंदर क्या करनी है, हवा रहने देनी है। और दूसरी में जल, और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। ये 3 सिरिंजों के अंदर अलग अलग प्रोसेस करना है। पहली में क्या करना है, हवा रहने देनी है, दूसरे में क्या भरना है, जल, और तीसरे में क्या भरना है, चौक के टुकड़े। फिर क्या है, पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। अब पिस्टन जो आपने निकाला था, पहले क्यों निकाला था, क्योंकि उसके अंदर कुछ भरने के लिए। तो पहले के अंदर अपन ने क्या भरा, हवा, क्या भरी, हवा। दूसरे के अंदर क्या भरा, जल, क्या भरा, जल। और तीसरे के अंदर आप क्या भर रहे हो, चौक के टुकड़े भर रहे हो। फिर क्या करना है, फिर पिस्टन को हटाया था, फिर वापस पिस्टन को लगा दीजिए। सिरिंज के
पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उसमें थोड़ी सी क्या लगाइए, वैसलीन। उसमें थोड़ी सी क्या लगाइए, वैसलीन, जिसकी वजह से उसमें क्या आएगी, चिकनाहट। जिसकी वजह से उसमें क्या आएगी, चिकनाहट। क्या आएगी, चिकनाहट आएगी, और जिसकी वजह से पिस्टन आसानी से संपीड़ित होगा। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश कीजिए। अब उसको तो क्या करना है, संपीड़ित मतलब पीछे से दाब लगाने की कोशिश करनी है। मतलब क्या करना है, पहले तो आपने इसके अंदर क्या भरी, गैस। क्या आई, गैस। गैस कौन सी आई, हवा। कौन सी गैस आई, हवा आई। अब हवा आई, हवा तो क्या है, गैसों का मिश्रण है, लेकिन इसके अंदर गैस कौन सी आएगी, O2 भी आएगी और N2 भी आएगी, सारी गैसें आएगी। अब फिर क्या करना है, यहाँ पर वो रबड़ लगा देना, ये कॉर्क का रबड़ लगा दिया, इसके अंदर गैस है, और इसके पीछे जो पिस्टन वापस लगा दिया। पिस्टन को क्या करना है, यहाँ से दबाना है, यहाँ से दबाना है। तो देखिए क्या होगा, क्या होगा, सीधी बात होगी, क्या होगा, क्या आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला जाता है, और आपने प्रेक्षण से क्या अनुमान लगाया। अब इसमें अंदर क्या होगा कि इसका जो प्रोसेस है वो चिकना तो है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो जैसे ही इस पिस्टन को दबाओगे तो यहाँ से क्या, यहाँ से दबाव पड़ेगा, तो यहाँ पर जो ये गैस भरी हुई वो गैस कहाँ आएगी, इस गुब्बारे में, और ये गुब्बारा क्या होगा, फूलेगा। ये गुब्बारा क्या होगा, फूलेगा। हमने देखा कि ठोसों द्रवों की तुलना में गैस के संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। ठोसों के अंदर संपीड़ितता द्रवों की तुलना में गैस की संपीड़ितता काफ़ी क्या होती है, अधिक होती है। और हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस, हमारे घरों के अंदर खाना पकाने के लिए कौन सी गैस यूज़ करते हैं, एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस। लिक्विड, अगर ऐसे कहोगे एलपीजी का पूरा नाम, एलपीजी का पूरा नाम, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा। और इसको हिंदी में कहोगे तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस कह सकते हो। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। और अस्पताल जो होते हैं उसके अंदर, जैसे देखो अभी कोरोना महामारी के अंदर सिलेंडरों की बहुत सारी आवश्यकता होती है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन को भरते थे, वो संपीड़ित करके भरी जाती थी, संपीड़ित गैस होती थी। और आजकल वाहनों के ईंधन के रूप में भी संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है, गैस का उपयोग होता है। अब सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। याद रखना, सीएनजी का पूरा नाम, सी का मतलब संपीड़ित, एन का मतलब प्राकृतिक, और जी का मतलब गैस का उपयोग होता है। और संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर से संपीड़ित किया जा सकता है, और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। हमारी नाक पर पहुंचने वाली गंध, हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध, अपनी जो नाक होती है उस नाक तक जो गंध पहुंचती है, गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। तो ये गंध हम तक कैसे पहुंची है, और खाने की गंध के कण वायु में फैल जाते हैं। अब कैसे पहुंची, इसमें क्या होगा कि खाने के जो गैस के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, वायु के अंदर फैल जाते हैं। वायु के अंदर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, वायु में मिल जाते हैं या फैल जाते हैं, और रसोई से फैलकर ये हम तक क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं, और गंध के जो कण होते हैं वो और दूर भी जा सकते हैं। ये निर्भर करेगा हवा के ऊपर की हवा किस दिशा के अंदर चल रही है। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। जैसे ही खाना पकता है तो उससे कुछ ही क्षण के बाद गैस हम तक क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी तुलना में ठोस एवं द्रवों में विस्तरण क्या होता है, विस्तरण करें। तो इसमें क्या होगा कि ठोसों के अंदर विस्तरण क्या होता है, कम। ठोसों के अंदर विस्तरण क्या होता है, कम। और जो गैस होती है, गैस के अंदर विस्तरण ठोसों की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा। ठोसों की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा। और कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैस का अन्य
गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। अब बहुत तीव्रता से होने का कारण क्या है? बहुत तीव्रता से होने का कारण क्या है, तो ये जानो। क्या कारण है कि ये बहुत तीव्र गति से विसरण कर लेते हैं? तो विसरण करने का कारण ये है सी, तो ये जो कण होते हैं, गैस के जो कण होते हैं, इन कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान, और इनके मध्य में इनकी गति तेज होती है, लेकिन इनमें क्या होता है, स्थान भी क्या होता है, रिक्त स्थान भी क्या होता है, रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों के अंदर विसरण क्या होता है, बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। जिसमें देखो ये एक ठोस है, ये द्रव है, और ये क्या है, गैस है। इनके अंदर देख सकते हो संपीड़ितता है, विसरण है, विसरण वगैरह ये सारा आप देख सकते हो, है ना, जो अपन समझ रहे हैं। देखो फिर क्या है, ए बी और सी में तीनों पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, ये ठोस, ये द्रव और ये गैस, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं। इन तीनों अवस्थाओं में फर्क क्या है, ए बी तथा सी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण, तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जाता है और उनकी तुलना की जा सकती है। इसके आधार पर आप उसकी तुलना कर सकते हो कि एक गुब्बारा होता है, उस गुब्बारे के अंदर जो गैस के जो कण होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि रिक्त स्थान क्या होता है, ज़्यादा, रिक्त स्थान क्या होता है, ज़्यादा, और रिक्त स्थान ज़्यादा होने के कारण इनकी गति क्या होती है, इनकी जो गति होती है वो क्या होती है, तीव्र। गति क्या होती है, तीव्र, और गति तीव्र होने के कारण इनमें जो विसरण होता है, विसरण जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा, विसरण जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, और गैसीय अवस्था के अंदर जो कण होते हैं, इनकी जो गति होती है वो क्या होती है, अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। और इस अनियमित गति के कारण यह कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, और बर्तन की दीवारों पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो कण होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इनके अनियमित गति करते हैं। अनियमित मतलब एक जो कण होते हैं, इनके अंदर कोई गति नियमित नहीं होती, मतलब इधर भी जाएगा, ये वापस, ये कण है इधर भी जाएगा, वापस यूँ, इस तरह से वो क्या करते हैं, अनियमित गति करते हैं। क्या करते हैं, अनियमित गति करेंगे, और जब अनियमित गति के कारण ये कण आपस में बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, और अनियमित कण क्या करेंगे, गति करेंगे, तो ये बर्तन की जो दीवारें होगी उस दीवार से क्या करेंगे, टकराएंगे, उस दीवार से क्या करेंगे, टकराएंगे। और जब ये उस दीवार से टकराएंगे तो क्या होगा कि बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का क्या बनेगा, दबाव, क्या बनेगा, दबाव। अब देखो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन अगर आप इस प्रश्नों को अगर आप चर्चा कर सकते हो और इनके आंसर दे सकते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना और उत्तर देना कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर घनत्व का ये फार्मूला भी दिया हुआ है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है। पहला, दूसरा प्रश्न हो गया, ये तीसरा है, और ये चौथा क्वेश्चन है। मैं इसको एक बार जूम आउट कर लेता हूँ, जिसकी वजह से आप आसानी से देख पाओगे। 1 मिनट, साफ कर लेता हूँ। जो ये प्रश्न आपको कंप्लीट दिखेंगे। पहले 2 प्रश्न देख लो, ये लो, ठीक है, ये 2 प्रश्न, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। अब देख लो तीसरा, देख लो तीसरा। ये प्रश्न नंबर 3 और ये प्रश्न नंबर 4। देखो आराम से, है ना, ये लो, इनके उत्तर
आपको लिखने हैं। अगर आपने इसके उत्तर नहीं लिखे तो मैं अगले वीडियो के अंदर इन सारे प्रश्नों का एक एक उत्तर विद सॉल्यूशन सहित समझाऊंगा। ठीक है, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।